हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 के कुछ 4 जितने एग्जांपल्स कर दिए। चलो फ्रॉम नंबर 5 11.5 रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस kept in a calorimeter to steam at 100 डिग्री सेल्सियस at atmospheric pressure। गिवन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, मतलब ये जो भी है डेटा हमें दे रखा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन। आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस which is at -12 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। तो -12 डिग्री से हमें वेपोराइजेशन में जो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है उसमें टोटल हीट चाहिए। लेकिन अब हमें पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका स्टेट सेम रहता है, और अगर स्टेट चेंज हुआ तो टेम्परेचर सेम रहेगा। हाँ, तो अब ये जो है पूरा एग्जाम्पल, उसको हमें डिवाइड करना पड़े। डिवाइड करना पड़े मतलब पहले तो हीट हम कैलकुलेट करेंगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री। तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, क्योंकि जैसे हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर ऑफ द आइस इंक्रीजेस फ्रॉम -12 टू 0। जैसे 0 आएगा उसके बाद आइस मेल्ट होगी, तो 0 डिग्री पर ही वो मेल्ट होती है। मतलब the amount of heat required to convert ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर थर्ड पार्ट, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए कितनी हाइट चाहिए, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो ऐसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको। चलो, तो ये जो अभी हमें डेटा गिवन है उसके बाद अब बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to increase the temperature of ice from -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम Q1 बोल देते हैं। तो टेम्परेचर से रिगार्डिंग हमारे पास टेम्परेचर चेंज में हमारे पास इक्वेशन इट इज ms डेल्टा T। तो ये ms डेल्टा T, लेकिन हियर द S फॉर आइस, क्योंकि यहाँ पर आइस है इसीलिए बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस। तो चलो, अब ये मास हमें दे रखा है 3 kg, स्पेसिफिक हीट गिवन एज ए 2100, और अगर टेम्परेचर सोचे देन फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0 माइनस ऑफ -12 आएगा, मतलब +12 डायरेक्ट लिख दूं कि चेंज इन टेम्परेचर इज 12 डिग्री। देन हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो देखो ये तो 2100 मतलब 3 × 2100 × 12, इट इज 75600 जूल। चलो, इसको अगर हम 10⁵ के टर्म्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि आगे की वैल्यू 10⁵ के टर्म्स में आएगी इसीलिए। तो चलो इसको 10⁵ में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 4 5 0.756 10⁵ जूल। दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -12 टू 0। ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to convert ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो आइस मेल्ट होगी वाटर में, तो आइस का भी टेम्परेचर 0 और वाटर का भी 0। उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो उसके लिए होगा रिगार्डिंग विद द लेटर हीट ऑफ फ्यूजन हम बोल देंगे m into LF। अब जो भी आइस होगी उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर होगा, मतलब मास तो 3 kg लेना है एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है 3.35 10⁵ देन 3 into 3.35 it is 10.05 into 10⁵ जूल आएगा। ये जो है वो जूल पर केजी, मास केजी है तो केजी कैंसल, इट इज जूल। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलो थर्ड पार्ट इसमें बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of water from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो कहां तक ले जाना है 100 तक, तो 0 से 100 में कितनी हीट चाहिए, दैट इज Q3। तो बोल सकते हैं mx डेल्टा टी, लेकिन दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास तो उतना ही रहेगा 4186 और ये होगा 100 फाइनल माइनस इनिशियल। देन व्हाट अबाउट द Q3, तो वी कैन से 4186 इनटू डायरेक्ट 300 कर दो, इट इज 1255800 जूल। Convert into 10⁵, then 1 2 3 4 5 12.558 10⁵ जूल। क्लियर? अब ये जो 100 डिग्री वाटर है उसी को हमें 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट required to convert water into vapor at 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो Q4 अमाउंट है जिसको बोल सकते हैं M LV लेटेंट हीट, टेम्परेचर सेम है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज कर देंगे, मास तो उतना ही रहेगा 3 into 2.256 into 10⁶, तो 2.256 into 3 that is 6.768 10⁶ जूल। अब ऐसा करते हैं यहां पर इसको 10⁵ में कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज 67.68 10⁵ जूल। ओके, बस अब कर देना है हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो पहले चलो इतना कर दो, लिख दो ये इतना। अब यहां पर मैं now total amount of heat required to increase temperature from -12 डिग्री जो आइस है at 100 डिग्री सेल्सियस में जो उसकी स्टीम है वेपर
तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। चारों को ऐड कर दो, सभी में देखो 10⁵ कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाकी का ऐड कर दो 0.756 प्लस 0.756 प्लस 10.05 प्लस 12.558 प्लस 67.68, ये होगा हमारे लिए 91.044 एंड 10⁵ जूल। अगर 10⁶ में कन्वर्ट करना है, वी कैन से 9.1 into 10⁶ जूल। So this is the amount of heat required to increase the temperature of ice from -12 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब -12 से 0 लाना है, 0 से 0 में, फिर 0 to 100 और 100 से 100, ऐसे 4 पार्ट डिवाइड करें तब हमें जाकर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। ओके, चलो लिख दो, ये वीडियो पुश करो और लिखो। ओके, सी द नेक्स्ट नंबर 6, 11.6। रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इन ए स्टेडी स्टेट ऑफ सिस्टम एज शोन इन द फिगर। हमें डायग्राम दे रखा है ऐसा कुछ, फर्नेस का टेम्परेचर कुछ है 300, अनदर साइड आइस बॉक्स है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों की कंडक्टिविटी दे रखी है, एंड लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर गिवन। आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन। तो जंक्शन का टेम्परेचर अगर हम बोल दे Tx, तो वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए एक और चीज दे रखी है हमें कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड। तो यहां पर अगर हम कर दें लेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर is A, then area of steel wire is 2A। लिखा हुआ है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील वायर इज डबल ऑफ कॉपर। कॉपर का A कंसीडर करें तो इसका हम 2A लिख सकते हैं, और उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है द थर्मल स्टेडी स्टेट। देखो जंक्शन एट स्टेडी स्टेट बोला हुआ, तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन कर दी हमने फिर इसके अंदर कि व्हेनेवर एनी रोड या एनी टाइप ऑफ सिस्टम गिवन इन स्टेडी स्टेट वी कैन से द फ्लो ऑफ हीट इज सेम, कि व्हाटएवर द फ्लो इन स्टील द सेम अमाउंट ऑफ फ्लो इन कॉपर। ऐसे बोल सकते हैं कि कंडीशन of thermal steady state क्या बोलेंगे, dq by dt for steel is equal to dq upon dt for copper। हीट करंट सेम होगा। चलो दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो dq by dt का फॉर्मूला है हमारे पास Ka T1 minus T2। Always we will use here positive values, इसीलिए बोलेंगे T1 minus T2। तो for steel wire T1 we can say 300 और उसका एंड पॉइंट का टेम्परेचर Tx होगा, तो 300 ज्यादा होगा Tx कम होगा, तो स्टील वायर के लिए लिख सकते हैं हम K1, उसका कंडक्टिविटी हमने K1 लिखा है, उसका एरिया क्या है स्टील वायर का, तो बोल सकते हैं 2 है। Ka T1 minus T2 मतलब बोल सकते हैं T1 minus Tx upon L1। The same thing here it is K2 area A and T1 minus T2 higher minus lower, तो कॉपर के लिए वन साइड का टेम्परेचर Tx, अनदर साइड का 0, then we can write Tx minus 0 upon L2। तो देखो एरिया तो वैसे कैंसिल हो जाएगा,
बाकी सभी की वैल्यूज रख दो। तो व्हाट अबाउट K1, इट इज 50.2 into 2 T1 300 है, Tx कैलकुलेट करना है हमें। एंड व्हाट अबाउट L1, इट इज 0.15, K2 385, एरिया तो वैसे कैंसिल हो गया, Tx करना है हमें, एंड L2 0.1। चलो तो पहले इसकी इतनी कैलकुलेशन कर देते हैं। इट इज 50.2 into 2 divided by 0.15, ये हो जाएगा हमारे पास 669.33 into 300 minus Tx is equal to, इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये तो आंसर आ जाएगा 3850 Tx। क्लियर? तो अब इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 669.33 into 300 कर दे, तो इट इज 200,799 minus 669.33 Tx is equal to, ये तो यही रहेगा 3850 Tx। ये अगर इधर जाएगा तो प्लस कर देते हैं, इसका मतलब 200,799 is equal to, ये हो जाएगा 3850 plus 669.33, it is 451.9.33 Tx। Then what we can say about Tx? 200,799 upon 451.9.33 है ना। बस ये डिवाइड कर दो, 200,799 डिवाइडेड बाई 4519.33, इट इज 44.43। तो 44.43 डिग्री सेल्सियस, this is the temperature of the junction, then we can say temperature of the junction is 44.43, लिख सकते हैं। therefore temperature of junction is 44.43 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलो लिख दो इतना, वीडियो पॉज करो, लिखो। See the next number 7. Read the question for the 11.7. An iron bar of length area and for the brass wire length area given are soldered end to end as shown in the figure. ऐसा कुछ हमें डायग्राम दे रखा है जिसका वन साइड का टेम्परेचर 373 केल्विन, फॉर अनदर साइड इट इज 273 केल्विन। Obtain the expression and hence compute the temperature of the junction of two bars, equivalent thermal conductivity of the compound bar and heat current through the compound bar। मतलब initially we have to derive the equation for the temperature of the junction, फिर उसको वैल्यू पुट अप करके हमें इसका आंसर निकालना है। देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी इक्वेशन और उसका एज ए आंसर। द सेम थिंग फॉर द हीट करंट, फ्लो ऑफ हीट, उसकी इक्वेशन और उसका भी हमें आंसर लाना है। 3 पार्ट में हमें पूछा है। तो पहले करते हैं फॉर द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो फ्लो ऑफ हीट तो सेम है, इसीलिए दोनों में हीट सेम बोल देंगे और स्टेडी स्टेट की कंडीशन यूज कर देंगे। फर्स्ट में क्या बोलेंगे? यूजिंग कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट। तो हीट करंट दोनों में सेम, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि dq अपॉन dt फॉर आयरन इज इक्वल टू dq अपॉन dt फॉर ब्रास। जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन फॉर द हीट करंट, दैट इज Ka, लेकिन K1 A1, क्योंकि आयरन के लिए हमने 1 लिखा है, ब्रास के लिए 2 लिखेंगे। देन K1 A1। अब इसका टेम्परेचर, तो वन साइड का
साइड का टी नॉट, तो इट इज T1 माइनस टी नॉट अपॉन L, लेकिन L1 द सेम थिंग K2 K2, वन साइड का टेम्परेचर ऑफ द ब्रास T नॉट एंड अनदर साइड एज ए T2, लेकिन T नॉट इज ग्रेटर देन T2. ओके, तो ये होगा हमारे लिए T नॉट माइनस T2 अपॉन L2. Now see here, the length is same for the both, area is also same for the both. क्या बोल सकते हैं? Here A1 is equal to A2 as a A and L1 is equal to L. तो देखो क्या होगा, A और L तो कैंसिल हो जाएगा. Then what we can say? K1 T1 minus T naught is equal to K2 T naught minus T2. Our interest to make subject T naught, तो पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर दो. It is K1 T1 minus K1 T naught is equal to K2 T naught minus K2 T2. T naught वन साइड इधर ले जाएंगे तो ये प्लस, ये इधर आएगा तो ये प्लस होगा. मतलब क्या बोल सकते हैं, K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर T naught अगर कॉमन निकाल दें then it is K1 plus K2. Therefore, equation for the temperature of the junction is K1 T1 plus K2 T2 upon K1 plus K2. ओके, चलो तो अब क्या बोल सकते हैं हम T नॉट के लिए? सभी वैल्यूज रख दो. K1 की कितनी 79, टेम्परेचर कितना 373. What about K2? K2 दे रखा है हमें 109. What about T2? It is 273 by K1 plus K2. मतलब 79 and 109. चलो करो कैलकुलेशन. अब तुम्हें करनी है कैलकुलेशन. हाँ, मैंने आंसर कैलकुलेट कर रखा है. ये आएगा 315 केल्विन. जस्ट चेक इट बाय योरसेल्फ. Now second part, our interest to calculate thermal conductivity, equivalent thermal conductivity. तो उसको हम यूज करेंगे फॉर द सीरीज कनेक्शन का रेजिस्टेंस है. तो ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ रोड्स, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2, है ना. अब R क्या होता है, इक्वेशन याद करो, L by Ka. तो यहां पर लिख सकते हैं L upon K1K. दोनों का लेंथ और एरिया तो सेम है. The same thing for the second, L upon K2A. Then what we can say about the equivalent resistance for the R? तो लेंथ तो डबल होगी कि नहीं? It is 2L upon Ka. L by A कैंसिल हो जाएगा. Then it is 2 by K is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. Then what about the equivalent conductivity? तो पहले इसका LCM निकाल दो. मतलब K1 plus K2 upon K1 K2. Then what about the equivalent conductivity? K is equal to 2 K1 K2 upon K1 plus K2. वैल्यूज रख दो. K1 और K2 दोनों की वैल्यू है हमारे पास. तो ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर मिलेगा 91.6 watt per meter Kelvin. Do by yourself, just verify yourself. ओके, तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी. चलो पहले इतना लिख दो. एक और आंसर अभी बाकी है, वीडियो पॉज करो और लिख दो. हो गया. चलो अब यहां पर एक और चीज हमें करनी है. इक्वेशन फॉर
हीट करंट और फिर उसकी वैल्यू, ये पार्ट में कर देते हैं सी अबाउट हीट करंट, जिसको तुम dq बाई dt अदरवाइज h बोल सकते हो। तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या होगा? हीट करंट dq बाई dt इज इक्वल टू k, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे k a। अब होगा ये T1 माइनस T2, इक्विवेलेंट में यही टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, वन साइड एंड अनदर साइड, अपॉन लिखना पड़ेगा हमें 2l, क्योंकि वन साइड T1 दूसरी साइड T2, दोनों की लेंथ L 2l हो जाएगी, और ये हमने लिखी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो यहां पर अगर वैल्यू लिखे तो ये 91.6, एरिया कितना है 0.02, दोनों का सेम है। ये एक साइड का 273 इंटू 2 इंटू ये आएगा 0.1। जस्ट कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, आंसर मिलेगा तुम्हें 916 जूल पर सेकंड, अदरवाइज यू कैन से 916 वाट। कोई भी आंसर तुम लिख सकते हो, ये इक्वेशन हुआ, ये इसका आंसर हुआ। बोलो क्लियर? वीडियो पॉज करो और लिखो। ओके, रीड द क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल नंबर 8, 11.8 क्या है? ए पान फिल्ड विथ हॉट फूड cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius. How long it will take to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? देखो, टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन हुआ, देन वी हैव टू यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इसीलिए हमें एक टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ द रूम, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। लिख दें कि टेम्परेचर ऑफ रूम अदरवाइज सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन यूज करेंगे हम, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर कहां से कहां आ रहा है? फ्रॉम 94 से 86, देन इट इज 94 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 86 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देन यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन, तो फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी एस। हियर टी क्या है? एवरेज टेम्परेचर, मतलब क्या? T1 प्लस T2 बाई 2। चलो, देन व्हाट अबाउट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर? तो ये 94 और 86 का डिफरेंस, तो 94 और 86 का डिफरेंस आएगा 8, और उसके लिए टाइम क्या दे रखा है? तो फर्स्ट कंडीशन के लिए टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट, जिसको अगर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो इट इज 120 सेकंड। ओके, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 120 सेकंड, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू के जो कांस्टेंट है। अब T1 प्लस T2 बाई 2, तो क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 90, तो 90 माइनस 20, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे रखा है 20। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द के? देन इट इज 8 अपॉन 120 इंटू 70 होगा कि नहीं? देखो, ऐसा कर सकते हैं, तो के की वैल्यू ऐसे ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें ऐसे थोड़ा बहुत कट करना है तो भी कर सकते हो, अदरवाइज के लेट बी दिस 1। अब कंडीशन 2, 4
सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, हमें पूछा है कि टेम्परेचर फ्रॉम 71 टू 69 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब T1 is 71 डिग्री सेल्सियस, T2 is 69 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर यही यूज करेंगे, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, तो डेल्टा टी क्वेश्चन हुआ। अगेन यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बोलेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी एस। चलो व्हाट अबाउट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, देन 71 माइनस 69 तो 2 ही होगा, 2 डेल्टा टी हमें चाहिए, के तो ये हुआ 8 अपॉन 120 इंटू 70। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज टेम्परेचर, तो एवरेज तो कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं, कर दो कैलकुलेशन। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो 20 दे रखा, देन इट इज 50। ओके, देन व्हाट वी कैन से 2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 8 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 170। देन व्हाट अबाउट द डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अगर कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 120 70 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 50। चलो कर दो ये कैलकुलेशन, कितना होगा, 2 इंटू 120 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 50, इट इज 42 सेकंड। इसका मतलब द टेम्परेचर time required to decrease the temperature from 71 to 69 is 42 seconds. So by this way we can use the Newton's law of cooling. यहाँ पर याद रखो, this is the average temperature. Okay, चलो कंप्लीट कर दो इतना।